दोस्तों, भारत में प्राचीन काल से आज तक अनेकों युद्ध लड़े गए, लेकिन कुछ युद्ध ऐसे भी हुए जिन्होंने भारत के इतिहास को बदल के रख दिया। शिहाबुद्दीन गौरी उर्फ मोहम्मद गौरी और गयासुद्दीन गौरी नाम के दो भाई अफगान शासक थे, जो युद्ध प्रेमी थे, जिनका काम अन्य देशों की अलौकिक संपदा लूटना, सुंदर स्त्रियों के साथ समागम करना, मुस्लिम धर्म का प्रसार करना था। जिन्हें भारत के अतुल्य संपदा का पता चला, गयासुद्दीन गौरी ने छोटे भाई शहाबुद्दीन गौरी को आदेश दिया कि तुम जाओ, भारत पर आक्रमण करो, भारत की सुंदर स्त्रियां लूट कर लाओ, भारत की अतुल्य संपदा को लूट कर लाओ, भारत के मंदिर खंडित कर दो। शहाबुद्दीन गौरी उर्फ मोहम्मद गौरी इसलिए आक्रमण करने के लिए निकल पड़ा। प्रारंभ में भारत के अनेक छोटे मोटे राज्यों को जीतने में सफलता हासिल की। अब उसने पृथ्वीराज चौहान के राज्य पे चढ़ाई कर दी। 1191 ईस्वी में तराइन के प्रथम युद्ध में मोहम्मद गौरी का सामना एक बार फिर पृथ्वीराज चौहान से हुआ, लेकिन उसे हार का सामना करना पड़ा। पृथ्वीराज चौहान ने उसे दया की भीख मांगने पर छोड़ दिया। मोहम्मद गौरी फिर से अफगान चला गया, लेकिन उसके अंदर प्रतिशोध की ज्वाला भड़क रही थी। भाई गयासुद्दीन गौरी से परामर्श लेने के बाद एक बार फिर विशाल सेना के साथ युद्ध स्थल की ओर बढ़ा। इस बार वह पूरी तैयारी के साथ आया हुआ था। ऐसे में उसे राजा जयचंद की सहायता मिली। वहीं पड़ोसी राजा के कार्यक्रम में पृथ्वीराज चौहान और राजा जयचंद्र की पुत्री संयोगिता आए हुए थे। संयोगिता की सहेलियों ने बताया कि यह वीर सम्राट पृथ्वीराज चौहान है, जिन्होंने अपनी तलवार से आक्रांत मचाया हुआ है। संयोगिता पृथ्वीराज चौहान को देखकर मंत्रमुग्ध हो गई। पृथ्वीराज चौहान की नज़र जब संयोगिता पर पड़ी, वह भी उस पर मंत्रमुग्ध हो गए। उन दोनों के बीच पारस्परिक प्रेम संबंध स्थापित हो गया। राज्य वापस लौटने पर संयोगिता ने अपने पिता जयचंद से विवाह की इच्छा व्यक्त की, लेकिन राजा जयचंद इस विवाह प्रस्ताव को अपना अपमान समझते थे, क्योंकि पुत्री का विवाह करने के बाद उन्हें पृथ्वीराज चौहान के सामने हमेशा झुकना पड़ता। इसलिए उन्होंने इस विवाह को नामंजूर कर दिया और संयोगिता के विवाह के लिए भव्य आयोजन करवाया और देश विदेश के राजाओं को विवाह के लिए आमंत्रित किया। दरबार के राजा द्वारपाल के स्थान पर उन्होंने पृथ्वीराज चौहान की मूर्ति लगवाई, ताकि पृथ्वीराज चौहान को अपमानित किया जा सके। संयोगिता ने अपनी सखी से कहा, हे सखी, इस खबर को पृथ्वीराज चौहान के पास पहुंचा दो, क्योंकि मैंने उन्हें अपना पति स्वीकार कर लिया है। संयोगिता जब वरमाला लेकर दरबार में उपस्थित हुई तो उसने पृथ्वीराज चौहान की मूर्ति देखी, जो दरबार के बाहर एक द्वारपाल की जगह रखी हुई थी, जिसे रखने का उद्देश्य पृथ्वीराज चौहान को अपमानित करना था। संयोगिता ने सभी गणमान्य राजाओं को छोड़कर पृथ्वीराज चौहान की मूर्ति पर वरमाला डाल दी। पृथ्वीराज चौहान को जब इसकी सूचना मिली तो वह अपने साथ हजारों सैनिकों को लेकर राजा जयचंद के दरबार में पहुंच गए और संयोगिता को अपने साथ लेकर राज्य वापस लौट आए। राजा जयचंद भरे दरबार में अपने इस अपमान को सह न सके और उन्होंने मोहम्मद गौरी को सहायता का आश्वासन दे दिया। मोहम्मद गौरी, जिसने जीत की उम्मीद छोड़ दी थी, राजा जयचंद द्वारा पृथ्वीराज चौहान के सारे गुप्त राज को जानने के बाद उसने फिर से एक बार पानीपत के लिए आगे बढ़ा। मोहम्मद गौरी इस बार हजारों की संख्या में अपनी सेना के साथ आगे बढ़ा। राजा जयचंद ने अपने सैनिक पृथ्वीराज चौहान की सेना में मिला दिए, जो पृथ्वीराज चौहान के सैनिकों को मार रहे थे, जिससे सेना में भगदड़ मच गई। जयचंद ने अन्य राजाओं को मना किया कि वे पृथ्वीराज चौहान का साथ न दे। पृथ्वीराज चौहान की युद्ध में करारी हार हुई और मोहम्मद गौरी उन्हें पकड़कर गजनी ले गया। साथ में अन्य सरदार और चंद्रबरदाई को भी अपने साथ ले गया। संयोगिता और अन्य सुंदर दासियों को पकड़ने के लिए सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक को प्रभारी पद सौंपा गया। सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक अजमेर पहुंच गया, लेकिन वहां पृथ्वीराज चौहान का किला इतना मजबूत बनाया गया था
जिसमें एक तरफ नदी थी और एक तरफ खाई। सामने थी किले की मजबूत दीवार जिसे तोड़ना मुश्किल था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने काफ़ी प्रलोभन दिया कि किले का द्वार खोल दिया जाए, लेकिन राजमहल की स्त्रियों ने एक न सुनी। अंत में कुतुबुद्दीन ऐबक ने निर्णय लिया कि किले के बगल वाली खाई को अजमेर के नागरिकों को मारकर उनकी लाशों से पार दिया जाए। इन लाशों में हाथियों को चढ़ाया जाए और फिर किले की दीवार को तोड़ा जाए। कुतुबुद्दीन ऐबक के इस आचरण से राजमहल की महिलाएं व्याकुल हो उठी और उन्होंने अपनी इज्जत को बचाने के लिए जौहर की तैयारियां शुरू कर दी। कुतुबुद्दीन ऐबक जो संयोगिता के सौंदर्य का स्वाद चखना चाहता था, आग की लपटों को देखकर वह व्याकुल हो उठा और उसने संयोगिता के भाई धीरचंद्र को पकड़ के किले की दीवार के सामने खड़ा कर दिया ताकि संयोगिता को अपने भाई पर तरस आ जाए और किले के द्वार खोलने के आदेश दे दे। लेकिन किले के दरवाजे फिर भी नहीं खुले। संयोगिता के भाई धीरचंद्र की मौत हाथियों के पैरों में कुचले जाने से हो गई। काफी मशक्कत के बाद किले की दीवार जाकर टूटी तो अंदर देखा वहां चारों तरफ आग की लपटें जल रही थी। महल में एक भी स्त्री का नामो निशान नहीं था, सभी जौहर कर गई थी। उधर गजनी में पृथ्वीराज चौहान संयोगिता की मौत की खबर सुनने के बाद आक्रोशित हो उठे। आंखें नीची न करने के कारण मोहम्मद गौरी गुस्सा हो गया। उसने हुक्म दिया कि इस काफिर की दोनों आंखें गरम सलाखों से फोड़ दी जाए। इस प्रकार पृथ्वीराज चौहान अंधे हो गए। उन्हें चंद्रबरदाई के साथ जेल में ठूस दिया गया। पृथ्वीराज चौहान जेल के अंदर ही अपने शब्दभेदी बाण का अभ्यास किया करते थे। जेल के कर्मचारियों ने यह सूचना मोहम्मद गौरी के भाई गयासुद्दीन गौरी को जाकर बताई। उस समय मोहम्मद गौरी ईरान आक्रमण के लिए गया था। गयासुद्दीन गौरी उनकी इस कुशलता को अपनी आंखों से देखना चाहता था, इसलिए उसने पृथ्वीराज चौहान और चंद्रबरदाई को दरबार में बुलाया। गयासुद्दीन गौरी ने आदेश दिया कि चंद्रबरदाई के शब्दों को सुनकर पृथ्वीराज चौहान चंद्रबरदाई के सीने पर अपने शब्दभेदी बाण की कार्यकुशलता का परिचय दे। चंद्रबरदाई ने मौत नजदीक आते देख यह भांप लिया कि अब ना तो मैं बचूंगा ना पृथ्वीराज चौहान, इसलिए उन्होंने एक दोहा बोला। चंद्रबरदाई के इस दोहे को सुनकर पृथ्वीराज चौहान ने तीर चला दिया। यह तीर जाकर सीधे गयासुद्दीन गौरी के सीने पे जा लगा और उसे मरते देर न लगी। इसके पश्चात पृथ्वीराज चौहान और राजकवि चंद्रबरदाई ने एक दूसरे को बदनख छुरी से मारकर प्राणों का बलिदान दे दिया। 1206 में खोखर के जाटों द्वारा मोहम्मद गौरी की भी हत्या कर दी गई। पृथ्वीराज चौहान को सबक सिखाने के लिए गयासुद्दीन गौरी और पृथ्वीराज चौहान की कब्र एक साथ बनाई गई। जब भी मुस्लिम श्रद्धालु गयासुद्दीन गौरी की कब्र पर जाते हैं तो पहले वह पृथ्वीराज चौहान की बाहर बनी कब्र को जूतों से मारते हैं। वे अल्लाह से प्रार्थना करते हैं कि इस काफिर व्यक्ति ने हमारे सुल्तान के साथ विश्वासघात किया है और धोखे से उन्हें मौत के घाट उतार दिया। फिर अंदर जाकर गयासुद्दीन गौरी की कब्र पर फूल चढ़ाते हैं। दोस्तों, कंधार कांड के समय भारत के विदेश मंत्री जसवंत सिंह अफगानिस्तान के दौरे पर गए। वहां भारतीय दूतावास से किसी भारतीय कर्मचारी द्वारा यह सूचना मिली कि वीर प्रतापी सम्राट राजा पृथ्वीराज चौहान की कब्र में यहाँ के निवासी जूते मारते हैं। जिस राजा को भारत में पूजा जाता है तो आप उनकी अस्थियों को ले जाएं और भारत सरकार को सूचना दे कि भारत में उनकी भव्य समाधि स्थल बनाया जाए। लेकिन वाजपेयी सरकार में कतिपय कारणों से संभव नहीं हो सका। भारत के तिहाड़ जेल में बंद शेर सिंह राणा को पृथ्वीराज चौहान की समाधि के साथ हो रही बर्ताव की सूचना मिली तो वह तिहाड़ जेल से भाग निकले। वहां से वह सीधे नेपाल पहुंचे। नेपाल के बाद बांग्लादेश पहुंचे। बांग्लादेश से नकली पासपोर्ट बनवाकर दुबई पहुंचे। दुबई से फिर वह सीधे अफगानिस्तान पहुंचे। वहां रात के अंधेरे में चुपके से उन्होंने पृथ्वीराज चौहान की अस्थियां निकाली और भारत लौट आए। गाजियाबाद में पिलखुआ में पृथ्वीराज चौहान का मंदिर बनवाया, जहां उनकी अस्थियां आज भी विराजमान है।